7 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या परिणाम रहेगा। जो राजनीतिकार हैं वह भी कई सारे विश्लेषक इस पर करते हुए दिख रहे हैं कि क्या परिणाम रहने वाला है। मतदान प्रतिशत के आधार पर भी पलड़ा है, किसका बारी रहने वाला है यह देखने को मिला। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर हैं। सर, जिस तरह से सलूम्बर चौरासी की अपन बात करें, क्योंकि नज़र सभी की टिकी हुई है कि सलूम्बर और चौरासी बीजेपी के कई नेता जो यहाँ पर प्रचार करके जाते हैं, दूसरी तरफ बाप पार्टी और एक कांग्रेस जो कहीं कि इस तरह से एक्टिव भी नहीं दिखी थी जितनी इस दोनों सीटों पर एक्टिव रहना चाहिए था। बात आपकी सही है कि जो 7 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं तो 7 सीटों पर टक्कर तो तगड़ी है और ये भजन लाल के लिए एज ए सीएम एक परीक्षा की घड़ी है। और अग्नि परीक्षा कहूँ तो इसको भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि जो 1 साल पूरा होने वाला भजन लाल सरकार का ये चुनाव, क्योंकि भजन लाल पर बार बार 25 सरकार के आरोप लगते रहे हैं, मगर उन्होंने बहुत सा काम किया है, बहुत अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, मगर फिर भी जितना मंत्रिमंडल को गेयर अप करना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जहाँ तक बात करें अपन सलूम्बर की, तो सलूम्बर में फाइट तो तगड़ी है बीजेपी में और बाप के अंदर, क्योंकि बीजेपी जो संघ लॉबी है पूरी तरह से इस क्षेत्र में काम कर रही है। मगर एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो जितेश खटारा हैं बाप के, ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उससे पहले वो 50,000 से अधिक वोट लेके आए थे। और जो 50,000 से अधिक वोट लेकर आए थे तो इसका मतलब ये कि उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी पकड़ तो बनाई है। और कांग्रेस ने रघुवीर मीणा को टिकट न देकर एक बहुत बड़ी भूल की है। रघुवीर मीणा के न रहने से रेशमा मीणा को सेटबैक लगेगा, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेशमा मीणा को लाने वाले रघुवीर मीणा ही हैं राजनीति के अंदर। शांता देवी अमृत लाल मीणा की वाइफ होने से बीजेपी के अंदर आई हैं और उनके प्रति सिंपैथी ज़रूर है, सिंपैथी होने से, मगर एक माइनस पॉइंट जो शांता देवी का रहा वो उनका बोलना की जो तरीका है या न बोल पाने की वजह से उनको थोड़ा सा सेटबैक लगा है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पूरी तरह से हर बूथ पर लड़ी है, हर बूथ के हिसाब से उसने मैनेजमेंट किया है, मगर राजकुमार रोत ने जो ट्राइबल एरिया में पकड़ बनाई हुई है यूथ के अंदर, उसका कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। ये बात मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछी है और कई बार कही भी है कि बीजेपी कोई ना कोई तोड़ निकाले इस बात का, मगर वो तोड़ मुझे तो नहीं लगा कि वो निकाल सकी है बीजेपी पूरी तरह से। कांग्रेस के अंदर से रेशमा मीणा की भी अपनी पॉकेट है, प्रधान रही है, उनका अपना होल्ड है, तो फाइट तो है, मगर फाइट मेन मानी जा रही है बीजेपी वर्सेस बाप। और बाप का होल्ड है जितेश खटारा की वजह से, क्योंकि वो 50,000 पहले से वोट लेके आ चुके हैं इससे पिछले चुनाव में। तो सर, कहीं मतदान प्रतिशत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि पहले जो 23 के चुनाव थे उसमें जो मतदान प्रतिशत था और इस बार का कहीं कि 3% का जो अंतर भी वहाँ पर देखने को मिला है। और कुछ ऐसी सीटें भी थी जहाँ ओबीसी जनरल के वोट थे बीजेपी कांग्रेस के, जहाँ पर दर थे, उस बार वोटिंग उस क्षेत्रों में कम देखने को मिली। देखिए, उपचुनाव में जब भी ऐसा होता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि बाप जिस तरह से एक्टिव है, बाप ने जिस तरह से यूथ के अंदर अपनी पकड़ बनाई है और जिस तरह से यूथ उन्मादी होकर काम कर रहा है, और एक अलग तरह की लहर 84 और सलूम्बर में देखने को मिली है, उसकी वजह से परसेंटेज बढ़ा है। जहाँ तक 84 की बात करें तो 84 में अनिल कटारा बाप के प्रत्याशी हैं, मगर बदामी लाल क्योंकि बाप से अलग होकर चुनाव लड़े हैं, तो बाप क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वोटों से जीता था तो वो परसेंटेज तो कम करेंगे, जीत का असर तो आएगा बदामी लाल के आने से। मगर महेश रोज जो कांग्रेस के हैं और नारीलाल निन्मा जो बीजेपी के हैं, बीजेपी की अपनी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जो रूल सलूम्बर में है वही रूल 84 में भी है। बीजेपी का अपना वर्किंग स्टाइल है, संघ की एक पृष्ठभूमि है, संघ का यूथ पर जो हर बूथ होता है उस पर काम करने का एक तरीका है। बीजेपी हर अपने वोटर को कांटेक्ट करती है, उस पर असर डालती है, उससे वोट निकालने की कोशिश करती है, लास्ट मोमेंट तक वोटर को खींचकर बूथ पर लाती है और वोट डलवाने की कोशिश करती है। तो जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है, परसेंटेज तो बढ़ेगा, क्योंकि उपचुनाव के अंदर हालात
अलग होते हैं, एक मेन चुनाव में अलग होता है। मेन चुनाव में जो होता है वो जो फोर्स होती है, जो स्टार प्रचारक होते हैं वो बटे हुए होते हैं, जबकि उपचुनाव में उतना स्टार प्रचारकों पर लोड नहीं रहता है। और उसके बाद जो सरकार होती है, जो सरकार के होने से भी वोट के अंदर एक परसेंटेज बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि जो जिसकी सरकार होती है उसके साथ एक जुड़ाव अलग तरह का हो जाता है। इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि 84 में और सलूम्बर में दोनों जगह पे बीजेपी टक्कर दे रही है और बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। अमृतलाल मीणा बीजेपी के थे। इन 7 उपचुनाव में सिर्फ एक ही सीट ऐसी है जहाँ पर बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो सीट उनके पास थी। अगर वो रिटेन करते हैं तो उनकी जय है, अगर वो रिटेन नहीं कर पा सकते तो उनके ऊपर एक स्टिग्मा लगेगा। मगर एक बीजेपी ने जो शांता देवी को लाकर ये सोचा कि एक जो लहर मिलेगी, सिंपैथी लहर जिसको कहते हैं अपन, मगर उन्होंने उस कैंडिडेट का जो बोलने का स्टाइल है उससे जो जुड़ाव होना चाहिए था, वो जुड़ाव पूरी तरह से शांता देवी करने में असमर्थ रही है। मेरा तो ऐसा मानना है। मगर अमृतलाल मीणा के काम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता दूं जो मैंने पहले भी कही थी और अभी भी कहता हूँ। सलूम्बर ज़िले को हटाने को लेकर के एक कमेटी बनी है कि जो नए ज़िले बने थे अशोक गहलोत के टाइम पे, उनको कम किया जाएगा। मगर अमृतलाल मीणा के टाइम पर ये सलूम्बर ज़िला बना था, क्योंकि रघुवीर मीणा ने कोशिश की थी उस समय। रघुवीर मीणा उस समय CWC के मेंबर भी थे और अशोक गहलोत पर उनकी पकड़ भी थी। मगर CM को ये कहना पड़ा कि अगर अमृतलाल के मीणा की अगर ये सोच थी और ये ज़िला उनका है तो ये कैसे हट सकता है। तो ये मजबूरी हो गई CM की भी कि अब उन्होंने वहाँ की जनता से वादा कर लिया कि सलूम्बर ज़िला नहीं हटेगा। ये एक सबसे बड़ी इस उपचुनाव की उपलब्धि मैं कह सकता हूँ, जिसने CM भजनलाल को ये मजबूर कर दिया कि अब सलूम्बर ज़िले के ऊपर कोई हटने की बात नहीं होगी। उन्होंने खुलकर मीटिंग में भी कहा और ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव होगा, बहुत टक्कर वाला होगा, लास्ट मोमेंट तक, लास्ट राउंड तक फाइट का रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। 84 में जो सर देखने को मिला, एक तो मतदान, क्योंकि मतदान हुआ था 8% कम देखने को मिला था, और दूसरा इनकी बा पार्टी जिसमें एक तो बदामी लाल जो निर्दलीय हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ वो पोपट खोखरिया जो भी टिकट मांगते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलता है, पहले वो भी विरोध जताते हैं लेकिन बाद में बैठ जाते हैं। लेकिन कहीं इनकी बात पर असर तो काफ़ी होगा इस बार। एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी, इसी में भी स्टार्टिंग में भी ये कहा था कि बाप का तोड़ जो उन्माद था उसका तोड़ बीजेपी को नहीं मिल रहा था। और इस तरह से ये दोनों नाम आपने लिए, टूटे हैं और एक बैठे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो खेल है ही, और वही खेल तो इम्पोर्टेंट है। बाप का तोड़, जो यूथ में पकड़, और जिस तरह की बातें राजकुमार रोत ने कही कि सलूम्बर में डरने की ज़रूरत नहीं है, 84 में डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून हमारे हिसाब से होगा, अधिकारी हमारे हिसाब से काम करेंगे, ये जो बातें हैं ना, वो एक उन्माद पैदा करती हैं यूथ के अंदर। मगर बीजेपी का अपना वोट बैंक है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। और ये जो दोनों इफ़ेक्ट आए हैं, एक निर्दलीय खड़ा हुआ बाप से टूट करके और एक बीजेपी का आया, तो उससे फ़र्क पड़ा है, फ़र्क पड़ेगा। मगर परसेंटेज जितने से राजकुमार रोज जीते थे उतने से न सही, मगर फिर भी मेरा ये मानना है कि 84 बाप निकालने में कामयाब होगी। ठीक है सर। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुनीष अरोड़ा सर, क्योंकि देखिए जिस तरह से 23 को मतगणना है और दमखम जो चुनाव में देखने को मिला था सलूम्बर और 84 पर नज़र सभी की थी, बीजेपी, कांग्रेस और खासकर भारत आदिवासी पार्टी, जिसने दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी थी। और अब चर्चा यही है कि परिणाम क्या होगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा। TV9 के लिए राजेश टांगी।